Hello dear students, welcome back to CSA tutorial. In this video of class 9, you will learn the chapter tissue. NCERT question answers of this chapter is covered in this video. So the first question given on the page number 61 in text question जो है इस chapter के, the first question is what is a tissue? Tissue क्या होता है? Its answer is a group of cells that are similar in structure and work together to do a peculiar function is called tissue. एक ऐसे सेल्स का ग्रुप जो एक सिमिलर काइंड का स्ट्रक्चर है उनका और वो इकट्ठे मिलकर एक सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। यानी कि एक सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स का जो ग्रुप होता है जो एक जैसे काम करने के लिए इकट्ठे काम कर रहा है, एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इसका यूज क्या है? Its answer is tissues provide structural strength, mechanical strength, show division of labor. अब यहाँ पे इसके फंक्शन क्या क्या है कि एक वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और उनके अंदर जो है डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्योंकि अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए उनके बीच में जो भी काम है वो आपस में डिवाइडेड रहता है। Now the next is questions given on the page number 65. So the first question is name the types of simple tissues. आपको simple tissues के नाम बताने हैं। The type of simple tissue are first is parenchyma, second is collenchyma, and third one is the sclerenchyma. Second question, where is apical meristem found? Apical meristem जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? Its answer is apical meristem is typically found at the tip of the shoot, root of the plant. कहाँ पे पाया जाता है? एक तो टिप ऑफ द शूट पे और एक रूट ऑफ द प्लांट पे, ठीक है ना। जैसे ये जो प्लांट का स्ट्रक्चर है, जो एपिकल मेरिस्टेम है, एक तो रूट्स में पाया जाता है और ये जो शूट की टिप है, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ अ कोकोनट? इट्स आंसर इज द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड and their cell walls are thickened because of the presence of lignin. अब बेटा देखो, जब आपको पूछा रहेगा 1 मार्क के अंदर तो आपने आंसर यहीं तक की मेंशन करना है, बट अगर इसकी उससे ज्यादा वेटेज है तो आपको ये भी टर्म याद रखनी है, लिग्निन। लिग्निन प्रेजेंट होने की वजह से ही इसकी वॉल्स थिक होती हैं और इसकी वजह से ये जो हस्क ऑफ कोकोनट है ये बनता है। बट जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल रहता है वो टिश्यू है स्क्लेरेंकाइमा। किसकी वजह से ये टिश्यू इसकी वॉल्स को थिक करता है? वो है प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, ठीक है, इसको याद रखना। Now the fourth question, what are the constituent of phloem? Its answer is phloem is made up of 4 types of elements. First is sieve tubes, second is companion cells, third is phloem parenchyma and fourth is phloem fibers. अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो sieve tube है, इस ट्यूब को sieve tube बोला जाता है, और फिर आपके आते हैं companion cells जो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और देन इज फ्लोएम पैरेंकाइमा जो आउटसाइड पे प्रेजेंट है, और बीच में जो है वो आपके फ्लोएम फाइबर्स हैं, ठीक है। सो फ्लोएम जो है वो इन 4 चीजों से मिलकर बनता है। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स है फ्लोएम के। नेक्स्ट है पेज नंबर 69 पे जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी की मूवमेंट्स के लिए? इट्स आंसर इज two tissues responsible for the movement of our body are muscular tissue and the nervous tissue. ये 2 tissues जो हैं वो हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, what does a neuron look like? न्यूरॉन जो है वो दिखने में कैसा लगता है? Its answer is a neuron is a nerve cell consisting of the cell body with a nucleus and cytoplasm from which a long and thin hair-like structure emerges. Every neuron has elongated part known as axon and several short branched structures known as dendrites. A single neuron can be meter long. अब यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन किन किन चीजों से बना है? उसके अंदर जो सेल बॉडी है वहां पे एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और दूसरा है साइटोप्लाज्म। उसके बाद में आपका जो इससे थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, और फिर आती है इसके अंदर एक्सॉन। एक्सॉन जो है वो एक इलोंगेटेड पार्ट है, इसमें से कई सारी छोटी छोटी ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं,
ठीक है ना, ये ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो कम से कम 1 मीटर लंबा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। सो इट्स आंसर इज फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स, they are cylindrical in shape. Second, they are striated muscle fiber. Third, they are uninucleated and branched. Fourth, these muscles are involuntary in nature. अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, ये स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर्स हैं, इनके अंदर यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप पिक्चर में भी देखो तो कैसे ब्रांचेस बनी हुई हैं इसके अंदर। और उसके बाद में ये इनवॉलंटरी नेचर होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब आपकी कंट्रोल में नहीं होती है इसकी मूवमेंट, ऑटोमेटिकली होती है, अपने आप से जो है वो बॉडी कर रही है अंदर से, आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको हम इनवॉलंटरी बोलते हैं। फोर्थ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू? Its answer is the functions of areolar tissue are: first, it fills the space inside the organs and support internal organs. Second, it helps in the repair of tissues. सबसे पहले जो ऑर्गन्स के बीच में जो आपस में थोड़ा थोड़ा गैप है, ये उस गैप को फिल करता है, ठीक है ना, इट फिल्स दैट स्पेस। और दूसरा, ये मदद करता है जो भी टिश्यूज है उनकी रिपेयर के अंदर। These are the functions of the areolar tissue. Next, पेज नंबर 70 पे जो क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टिश्यू। हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, वही सेम डिफाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, जब वो एक सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, जिनका एक सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू? नेम देम। कितने एलिमेंट्स मिलकर एक जाइलम टिश्यू को बनाते हैं, उनका नाम बताइए। Xylem tissues are made up of 4 types of elements. First is vessels, second is trachea, third is xylem fibers, fourth is xylem parenchyma. अगर आप पिक्चर में देख के ध्यान दो कि इसमें वेसल्स कौन सा है, जो बीच का स्ट्रक्चर है, ट्रेकियास कौन सा है, जो साइड का जो स्ट्रक्चर है, एक साइड पे आपके जो है xylem parenchyma है और दूसरी साइड पे ट्रेकियाज है, और ट्रेकिया के बाद में आते हैं xylem fibers, जो इसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। Third question, how are simple tissues different from complex tissues in plants? So its answer is, in the simple tissue, these tissues consist of only one type of cells, but in the complex tissue, more than one type of cell is present. In simple tissues, the cells are more or less similar in structure and perform similar functions. But in the complex tissues, different type of cells are present and they perform different functions. In simple tissues, there are 3 types of simple tissues present in plants like parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. But in the complex tissue, in plants, there are xylem and phloem. There are 2 types of complex permanent tissues in plants, xylem and phloem. Next question is, differentiate between the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall. अब इन तीनों को आपने differentiate करना है, so its answer is the parenchyma. The cells have thin walls made up of cellulose, but in the collenchyma, the cells have walls thickened at the corners due to pectin deposition. Sclerenchyma, the walls are thickened due to the lignin deposition. यहाँ पे ये बना हुआ parenchyma cellulose से, जो collenchyma उसकी walls किसकी वजह से thick हैं? Due to pectin, और जो sclerenchyma उसकी walls thick हैं lignin की वजह से। इन तीनों की पिक्चर्स यहाँ पे अटैच्ड हैं, तो उसको देख के आप ध्यान से इनके स्ट्रक्चर्स को याद रख सकते हो। कई बार पिक्चर जो एग्जाम में आपको पिक्चर्स दी होती हैं और उससे आपको आइडेंटिफाई करना होता है, तो यहाँ पे इन पिक्चर्स के थ्रू आप माइंड में अच्छी तरह से याद रखना। Parenchyma is made up of cellulose, collenchyma are thickened wall due to pectin and sclerenchyma due to lignin. Next question is, what are the functions of the stomata? Now the stomata function तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, so its answer is, stomata are the tiny pores present on the outer layer of the cells, the epidermis. Stomata bring out the exchange of gases and transpiration. Stomata के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अपने बहुत सारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि सेल्स के आउटर लेयर पे प्रेजेंट है, जो कि है एपिडर्मिस। ये हेल्पफुल रहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर एंड ट्रांसपिरेशन के अंदर, और ये आपको पिक्चर के अंदर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर गिवन है। 6th क्वेश्चन,
शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स डायग्रामेटिकली। अब आपको डायग्राम बनाते हुए तीनों मसल फाइबर्स जो है उनके बीच में डिफरेंस बताना है। सो इट्स आंसर इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। दे आर, जिसमें सबसे पहला है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कौन सी हैं? ये पाई जाती हैं आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और लंग्स के अंदर, और ये इनवॉलंटरी मसल्स रहती हैं। दे आर स्पिंडल इन शेप एंड हैव सिंगल न्यूक्लियस। इसकी अगर पिक्चर देखो तो इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसकी स्पिंडल जैसी शेप है। ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? एलिमेंट्री कैनाल और लंग्स में। और नेक्स्ट जो है वो है आपकी कार्डियक मसल्स। दे आर फाउंड इन हार्ट। कार्डियक मसल्स है तो दिल में ही पाई जाएंगी। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। दे आर ब्रांच्ड एंड हैव वन न्यूक्लियस। तो इसके अंदर एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इनवॉलंटरी इन नेचर रहता है, और ये हमारे दिल में पाई जाती हैं। अगर आप इसकी पिक्चर देखो तो इसके अंदर आपको दिख जाएगा ब्रांच स्ट्रक्चर, सिंगल न्यूक्लियस, और दे आर फाउंड इन हार्ट। थर्ड वाला है स्ट्राइएटेड मसल्स। ये कनेक्ट करती हैं बोन्स के साथ में, और ये वॉलंटरी मसल्स रहती हैं। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल रहती हैं और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और ये अनब्रांच्ड होती हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स क्या कौन सी हैं? जिसके अंदर जो कि आपकी जैसे लिम्स में प्रेजेंट है, हाथ पैर की मूवमेंट तो आपकी कंट्रोल में रहती है ना, तो वो स्ट्राइएटेड मसल्स रहती हैं। ये इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर अगर आप देखो कार्डियक और स्ट्राइएटेड के बीच में, कार्डियक जो है वो ब्रांच्ड है, बट इसके बीच में कोई भी ब्रांचेस नहीं है, अनब्रांच्ड है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल? कार्डियक मसल्स का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? इट्स आंसर इज, फर्स्ट पॉइंट, कार्डियक मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है सिंगल सेल वाले। दे आर इनवॉलंटरी इन मसल्स। दे शो rhythmically contraction and relaxation throughout the life. Their rhythmic contraction and relaxation helps in pumping action of the heart. अब यहाँ पे क्या है, एक तो आपको क्या बोला जा रहा है कि ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। दूसरा, ये इनवॉलंटरी मसल्स है। तीसरा, इसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है पूरी जिंदगी आपकी। इन्हीं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आपका हार्ट जो है वो पंपिंग एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। अब आपको न्यूरॉन का एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। इस पिक्चर को ध्यान से देख के इसको आप ड्रॉ करना प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अंदर मेजरली 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, डेंड्राइट, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, और ये न्यूक्लियस। इसको लेबल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर ना। इसके बाद में आता है आपका 10th क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहले आता है टिश्यूज दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। ऐसा टिश्यू जिससे हमारे मुंह की इनर लाइनिंग बन रही है, उसका नाम क्या है? सो इट्स नेम इज एपिथियल टिश्यू, जिसको हम स्क्वैमियस एपिथेलियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन। कौन सा टिश्यू पूछा जा रहा है आपसे? मसल से बोन जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन सा है? उसको हम बोलते हैं टेंडन। नेक्स्ट है टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है खाने को, वो है फ्लोएम। फर फॉर फूड, फर फॉर फ्लोएम। डी पार्ट है आपका टिश्यूज दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करता है? एडिपोज। 5th है आपका कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। कौन सा है कनेक्टिव टिश्यू जिसकी फ्लूइड मैट्रिक्स है? ब्लड। द नेक्स्ट वन इज टिश्यूज प्रेजेंट इन द ब्रेन इज नर्वस टिश्यू। नाउ द 11th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यूज इन द फॉलोइंग, स्किन, bark of tree, bone, lining of kidney tubule, vascular bundle। अब इनके बीच में कौन से टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको स्किन के बीच में पूछा था, उसके अंदर होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमियस एपिथेलियल टिश्यू। फिर है बार्क ऑफ ट्री, जिसमें प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है, और कॉक। और बोन उसके बाद में है। बोन को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। वैस्कुलर बंडल के अंदर आते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नाउ द 12th क्वेश्चन,
नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। कहाँ कहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो पाया जाता है। पैरेन्काइमा इज फाउंड इन द पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, and when parenchyma contains chlorophyll it is called the chlorenchyma. It is found in green leaves. In aquatic plants has large air cavities which enables them to float and are hence called the erenchyma. अब पेरेन्काइमा जो है वो पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स में पाया जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखना अच्छी तरह से। फिर जब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, व्हेन इट विल कंटेन क्लोरोफिल, तो फिर इसका नाम होगा क्लोरेनकाइमा, उसी पैरेन्काइमा के पार्ट्स हैं। और जब इसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट रहेंगी तो फिर ये एरेन्काइमा बन जाएगा, और ये हेल्प करता है लोटस प्लांट को फ्लोट करने के लिए, ठीक है। 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। एपिडर्मिस का क्या रोल रहता है पौधों के अंदर। सो इट्स आंसर इज सेल्स ऑफ एपिडर्मिस फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस. It protects us. Its answer is cells of epidermis forms a continuous layer without intercellular spaces. It protects all the parts of plants. It provides protection. एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो एक कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करते हैं जिसके अंदर कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं रहती हैं। ये पौधे के अलग अलग पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। 14th क्वेश्चन, हाउ डज द कॉक एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। So its answer is the cork cells are dead. The arrangement of cells is so dense that there is no intercellular space. Deposition of suberin is observed in the walls of cell that makes them impervious to water and gases. अब यहाँ पे जो कॉक के सेल्स हैं वो डेड होते हैं और ये इस तरीके से इतने डेंसली अरेंज होते हैं कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहती हैं। इसके ये ऐसा क्यों है? ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ सुब्रेनिन की वॉल्स जो हैं वो इम्परवियस बनती हैं वाटर और गैसेस के लिए ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ सुब्रेनिन। 15th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अब आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है जो आपको दिया गया है। अब इस चार्ट को कंप्लीट करने के लिए जैसे हमने पढ़ा परमानेंट का, फिर सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स, दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। सिंपल में हमने 3 के नाम पढ़े थे और कॉम्प्लेक्स में 2। तो कौन कौन से होते हैं ये? जो सिंपल है उसमें आते हैं आपके पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, और जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आते हैं 2 जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसे ही और अपने चैप्टर की प्रैक्टिस को इनहांस करने के लिए यू कैन परचेज दिस बुक विच इज बाय ओसवाल गुरुकुल। इस बुक के अंदर आपको चैप्टर के इन डेप्थ नोट्स और इसके एमसीक्यूज, इसके अंदर वर्ड ऑफ एडवाइस, इसको कैसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, सब कुछ कवर्ड अप है। मोर देन दैट, आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके इन सब चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके जब भी यूटी आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो आप अपने रिटन एग्जाम जो है वो भी यहाँ पे करके आपको जो एग्जामिनर्स हैं वो चेक करके आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन विजिट टू द oswald.io फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। टिल देन, keep watching, keep learning with CSE tutorial. Don't forget to write your lovely comments in the comment section below, and to purchase this books, link is given in the description box and in the pinned comment below. Do share this video with your friends and don't forget to hit the like button. नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। Thank you. Keep watching, keep learning.